हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आज हम जानेंगे मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हम निकालेंगे जैसे हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अलग अलग एनर्जी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आ रहे थे। हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी में भी बताया था, तो उसी तरह से हम अभी भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, बस क्या है उसमें मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालना होगा हमको n। ठीक है, एन आई जिसे हमने लिखा था। ठीक है, चलिए हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। Let us consider a thermodynamic system having an ideal gas of total number of molecules n। मान लीजिए हमने किसी थर्मोडाइनमिक सिस्टम को ले रखा है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स किसके, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n। कैपिटल एन हमारे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, विच आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन के सेल्स। अब ये एन मॉलिक्यूल्स को हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है के सेल्स में। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें हमें 2 सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कभी एक इसमें आएगा, 3 इसमें आएंगे। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने के 5 तरीके मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब मैंने आपको मैक्रो स्टेट्स एंड माइक्रो स्टेट पढ़ाया था। ठीक है, तो उसी तरीके से अब ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन है, इन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है के सेल्स में। ठीक है, तो के सेल्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सच दैट n1 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखिए n1 मॉलिक्यूल्स इंटर इन सेल 1। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास n थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास, कैपिटल एन है। तो हमने क्या करा, उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब बहुत सारे, मान लीजिए उनके टुकड़े कर दिए n1 n2 n3 में। ठीक है, तो n1 मॉलिक्यूल्स पहली सेल में चले गए। ठीक है, n2 मॉलिक्यूल्स दूसरी सेल में चले गए, n3 मॉलिक्यूल्स तीसरी सेल में चले गए। इसी तरह क्या हुआ कि सभी मॉलिक्यूल्स n4 चौथी सेल में चले गए। मान लीजिए एन के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, केवी सेल में चले गए। ठीक है, तो इस तरह के सेल्स थी हमारी, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे, एन थे। तो हमने n1 n2 n3 n4 में मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n हैं। तो मान लीजिए n कैपिटल N इज इक्वल टू हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डैश 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 एन के तक। ठीक है, तो एन के मॉलिक्यूल्स, लास्ट जो मॉलिक्यूल बचेंगे वो किस में चले जाएंगे, लास्ट सेल में चले जाएंगे, के सेल में चले जाएंगे। ठीक है, तो द थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। हमने आपको इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया है, तो इस तरह का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये आपको थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी में समझाया हुआ है। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, गामा। इसे क्या बोलते हैं, गामा इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन अपॉन में क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 डैश 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 एंड सो ऑन फैक्टोरियल n के। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये फेवरेबल चांस भी आप इसे बोल सकते हैं। ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट भी मैंने बताया था आपको, जब मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स, मैंने आपको जब पढ़ाया था कंस्ट्रेंट्स, तो उसमें मैंने 2 कंस्ट्रेंट बताया था। मैंने क्यों बताया था 2 कंस्ट्रेंट्स, मैंने बताया था कि जब हम मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब जब हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अलग अलग एनर्जी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमें 2 कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करना पड़ता है, 2 रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करनी पड़ती है। उन रिस्ट्रिक्शंस को ही हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो 2 रिस्ट्रिक्शन क्या है जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं जब इस तरह का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब n मॉलिक्यूल्स हुए, उन्हें के सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में हमें 2 रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं, जिन्हें कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। चलिए देखते हैं वो 2 रिस्ट्रिक्शन हमारी क्या होती हैं। देखिए 2 रिस्ट्रिक्शन में फर्स्ट ये होती है हमारी कि n1 प्लस n2, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिन्हें मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है n1 मॉलिक्यूल्स n2 मॉलिक्यूल्स में एंड सो ऑन, एन के मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होंगे। ठीक है, जो कि कांस्टेंट होता है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कभी चेंज नहीं होते। मान लीजिए n1 में 10 मॉलिक्यूल्स हैं, n2 में 12 मॉलिक्यूल हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि n1 में 12 मॉलिक्यूल्स हों और n2 में 10 मॉलिक्यूल्स हों, बट टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, वो कभी नहीं चेंज होंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100 हैं तो 100 ही रहेंगे। ठीक है, चाहे फिर अलग अलग में कितने क्यों ना डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेगा, इसीलिए इसे कांस्टेंट बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ हम इसे और एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे हम इसे समेशन की फॉर्म में लिखें तो n1 n2 n3 nk तक है, तो ni लिख दिया मैंने। i बराबर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 1 से लेकर k तक। ठीक है, इज इक्वल टू n, जो कि कांस्टेंट है हमारा, कांस्टेंट लिख दिया। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे
अपने रिस्ट्रिक्शन की ओर। ठीक है, देखिए N1 मॉलिक्यूल्स क्या थे, N1 मॉलिक्यूल्स है, और N1 जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें प्रत्येक की जो एनर्जी है, प्रत्येक मॉलिक्यूल की एक सेपरेट, एक अलग, एक अकेले जो मॉलिक्यूल है उसकी जो एनर्जी है वो F(1) है मान लीजिए। ठीक है, तो अगर N1 टोटल मॉलिक्यूल्स हैं तो N1 मॉलिक्यूल्स की क्या एनर्जी हो जाएगी, N1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास 5 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और प्रत्येक मॉलिक्यूल की एनर्जी है 2। ठीक है, 5 मॉलिक्यूल्स है और प्रत्येक मॉलिक्यूल की एनर्जी 2 है, तो आप 5 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कैसे निकालेंगे, 5 × 2 कर देंगे, 5 दूनी 10, तो 10 आ जाएंगे कि नहीं एनर्जी। तो इसी तरीके से मैंने N1 मॉलिक्यूल्स हैं और प्रत्येक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है, F(1). N1 में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें उनकी जो एनर्जी है वो F(1). अब उसी तरह से N2 जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें प्रत्येक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी है, F(2), तो N2 × F(2) टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो इसी तरह से Nk × F(k), ठीक है, टोटल ये हमारे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उतनी एनर्जी हो गई, और ये किसके टोटल एनर्जी के बराबर होगी, टोटल एनर्जी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो इसे भी हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए N1 N2 N3 एंड सो ऑन, Nk तक गया तो Ni लिख लिया, F(1) F(2) F(k) तक गया तो F(i) लिख लिया। ठीक है, इज इक्वल टू E जो कि कांस्टेंट है, इक्वेशन नंबर 3। ये हो गई हमारी 2 कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, जिन्हें हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि मान लीजिए नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स n है हमारे पास और उन्हें हमें अलग अलग एनर्जी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस तरह से हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और 2 कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हैं। तो ये हो गई हमारी 2 कंस्ट्रेंट। तो आपको सबसे पहले फेवरेबल चांस पता चल गया क्या होता है, और ये 2 कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, डेरिवेशन भी काफ़ी लंबा है, बट ईजी है, आप समझने की कोशिश करें। तो ये 2 कंस्ट्रेंट हो गई हमारी। यहाँ पे F() क्या है हमारा, एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की क्या है, एनर्जी है। ठीक है, द मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है, अभी तो हमने ऊपर जो निकाला गामा से जो मैंने रिप्रेजेंट किया था वो था फेवरेबल चांसेस। ठीक है, ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, लेकिन अगर हम मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालें तो हम जो फेवरेबल चांसेस आए थे, ये गामा, मैंने इतने पोर्शन को गामा से रिप्रेजेंट किया था, तो गामा में या फेवरेबल चांसेस में हम किसका मल्टीप्लाई, किसी कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो हमारी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी निकल आती है। ठीक है, तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू C, मतलब कांस्टेंट इनटू फेवरेबल चांसेस, मतलब ये फॉर्मूला मैंने रख दिया उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये फेवरेबल चांसेस, तो ये मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी निकल आई हमारी। ठीक है, ठीक है, टेकिंग लॉग इन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको फेवरेबल चांस बताया आप किस तरह निकालेंगे, फिर 2 कंस्ट्रेंट कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन बन जाती है। फिर हमने क्या बताया, फिर मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी आपको निकालना बताया। ठीक, जब आपने मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी निकाल लिया तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग ले लेंगे। ठीक है, इस साइड क्या था हमारा, P था, P इज इक्वल टू C इंटू, और फिर बाकी हमने फेवरेबल चांस का मल्टीप्लाई किया हुआ था। ठीक है, तो देखिए P का क्या हो जाएगा, जब हम P का लॉग लेंगे तो लॉग P हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट था, ठीक है, फिर बाई में था, मतलब अपॉन में था, क्या था, अपॉन में पूरा फॉर्मूला था हमारा। देखिए ये था हमारा मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। अगर हम बोथ साइड लॉग ले लें तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग P। ठीक है, ये आ जाएगा लॉग C, मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा प्लस लॉग C प्लस लॉग फैक्टोरियल n, ये बाई में तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग फैक्टोरियल n1। ठीक है, तो लॉग फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3, हम इसे पूरा भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे समेशन के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं आप, समेशन ऑफ I से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ni लिख सकते हैं आप, क्योंकि I बराबर 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो आप इतना समझे, लॉग P इज इक्वल टू लॉग C, मल्टीप्लाई में इसलिए प्लस लॉग फैक्टोरियल n माइनस में ये बेस वाला। ठीक है, अब इस बेस को आप कैसे लिखते हैं, समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, डायरेक्टली ऐसे ही लिखते हैं, वो आपके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए हमने लॉग लिया हुआ, लॉग P इज इक्वल टू लॉग C प्लस लगाया लॉग फैक्टोरियल n माइनस, नीचे के देखो मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, नीचे का पोर्शन को समेशन ऑफ I से लेकर लॉग फैक्टोरियल ni, नीचे हमारा क्या था n1 n2 n3 nk तक था, तो उसे हमने फैक्टोरियल ni लिख लिया है। ठीक है, और लॉग ले लिया है और अपॉन में था इसलिए माइनस लगाया। ठीक, ये आपको पता होगा लॉग थ्योरम में कैसे सॉल्व की जाती है लॉग्स वाली चीज़ें। तो ठीक है, तो आप ये समझ लें कि इस तरह से हमने लॉग ले लिया बोथ साइड। ठीक, तो अब ये ऐसे ही लॉग P मैंने ऐसे ही रहने दिया, लॉग C ऐसे ही रहने दिया, प्लस लॉग फैक्टोरियल n को मैंने ये लिख लिया। ये कहाँ से लिखा, मैंने आपको स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन पढ़ाया हुआ है। स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या था, लॉग फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n लॉग n माइनस n, बिल्कुल सेम ऐसे ही मैंने प्रूफ कराया आपको। ठीक है, पूरा डेरिवेशन, तो ये मैंने फॉर्मूला खोल दिया यहाँ पे। ठीक, किससे, स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन फॉर्मूले से।
माइनस माइनस ऐसे ही रहने दिया। समेशन ऑफ आई, ये लॉग एन आई लिखा हुआ है, वैसे ही लॉग फैक्टोरियल एन मान के कर लीजिए, तो एन लॉग एन माइनस एन। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने खोल ली, एन लॉग एन माइनस एन। ठीक है, एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई। ठीक, अब देखिए ये एन से, कैपिटल एन से ये एन आई कैसे कट गया। देखिए ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि माइनस में है। ठीक, ये माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगर हम इसे खोलें तो। और ये क्या है, एन आई, एन आई, आई की वैल्यू क्या है 1 2 3। ठीक है, और ये क्या है, समेशन में है। अगर हम इसे समेशन से और माइनस से बाहर निकालें तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो जाएगा, और एन आई, समेशन ऑफ एन आई क्या हो जाएगा, कैपिटल एन। क्योंकि ये एन आई क्या है, मॉलिक्यूल्स को हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उस तरह से मैंने लिखा हुआ एन आई। अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा कि नहीं है, N1 N2 N3 Nk तक, ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू कैपिटल एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एन आई क्या हो जाएगा, कैपिटल एन से कट जाएगा। ठीक, अब बचेगा कितना, लॉग सी प्लस एन लॉग एन बचेगा, माइनस समेशन ऑफ आई एन आई लॉग एन आई। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4 हमारी। ठीक है, बोथ साइड लॉग ले लिया, फिर ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो अभी तक कितने स्टेप्स हो गए, फर्स्ट हमने निकाला थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी किस तरह से होगी, सेकंड स्टेप था हमारा एक कंस्ट्रेंट, फिर दूसरी कंस्ट्रेंट, थर्ड स्टेप। ठीक है, फोर्थ स्टेप में हमने मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी निकाला, मतलब जो हमारी फेवरेबल चांस थे उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट का, तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी निकल आई। ठीक है, तो चौथा स्टेप ये था हमारा, और फिर हमने बोथ साइड लॉग ले लिया, तो ये हो गया हमारा पांचवा स्टेप। अगर आप उसे चौथी इक्वेशन ना माने मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को, तो ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन या 4 स्टेप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालना है तो हमें करना पड़ता है कि जो हमारा आया है लॉग पी, उसका हम क्या करें, उसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और निगेटिव साइन लगा देंगे इज इक्वल टू 0। तो ये हमें करना होगा। ठीक है, ये एक हमारे लिए क्या है, हमें रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि हमें ये करना होगा। ठीक है, तो ये हम कंडीशन दी हुई है। ठीक है, चलिए ये कंडीशन दी हुई है, मान लीजिए स्टेप नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब लॉग पी की वैल्यू हम लिखेंगे, लॉग पी की वैल्यू क्या है, लॉग पी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, लॉग पी की वैल्यू हमारी कितनी थी, ये थी लॉग पी की वैल्यू, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग सी को डिफरेंशिएट करिए, माइनस बाहर ऐसे ही रहने दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, और फिर लॉग सी को डिफरेंशिएट करें। सी इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो 0 आ जाएगा। एन लॉग एन, एन भी मैंने आपको बताया हुआ है कांस्टेंट है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। माइनस समेशन ऑफ आई लिखा हुआ था, वैसे ही लिख लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो आएगा 1 प्लस लॉग एन आई डॉट डेल्टा एन आई। ठीक है, कैसे आएगा ये डिफरेंशिएशन, देखिए आप इसे फर्स्ट मानिए, इसे सेकेंड मानिए। ठीक है, फिर करिए तो आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। फिर भी देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ था, एन आई लॉग एन आई का मुझे करके बताना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने यही बताया आपको, एन आई लॉग एन आई, ये एन आई लॉग एन आई का ये यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो ये खुल के आया हुआ है इतना। ठीक है, समेशन ऑफ आई यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है, तो सिर्फ इसका किस तरह से मैंने किया हुआ है जो ये आया है। ठीक है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए देखिए मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए फर्स्ट आप ऐसे ही रहने दीजिए, एन आई ऐसे ही रहने दिया मैंने, लॉग एन आई का डिफरेंशिएशन 1/n आई। ठीक है, प्लस, ठीक है, तो चलिए देखिए लॉग, फिर दूसरा ऐसा ही लॉग एन आई ऐसे ही हो जाएगा, इनटू पहले का अवकलन 1 हो जाएगा। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एन आई आ जाएगा, क्योंकि एन आई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए। तो देखिए एन आई से एन आई कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये बचेगा यहाँ पे 1 प्लस लॉग एन आई इंटू 1, तो ये हो जाएगा लॉग एन आई डेल्टा एन आई। तो ये आ गया हमारा, यही चीज़ खुल के आई हुई है। तो मैंने यहीं पे देखिए बिल्कुल सेम मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, 1 प्लस लॉग एन आई डेल्टा एन आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, इसका हो गया। ठीक है, अब देखिए माइनस लगा था बाहर, वो माइनस लगा हुआ है बाहर। ठीक है, अब देखिए अब ये तो 0 0 है, कोई बात नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समेशन ऑफ आई 1 प्लस लॉग एन आई इंटू डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये 5th स्टेप हो गया हमारा। ठीक है, आप स्टेप वाइज याद करेंगे तो डेरिवेशन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में हमने आपको क्या बताया था, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में मैंने आपको 2 कंस्ट्रेंट्स बताई थी। ठीक है, क्या बताया, समेशन ऑफ एन आई इज इक्वल टू क्या बताया था, कैपिटल एन बताया था। आप याद करें, मैंने 2 कंस्ट्रेंट बताई आपको, और फिर समेशन ऑफ एन आई एफ साइलेंट आई
इज इक्वल टू कैपिटल ई बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है। अगर हम एन आई को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एन आई आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा एन आई इज इक्वल टू, अब क्या था, कैपिटल एन था यहाँ पे और कैपिटल एन हमारा कांस्टेंट था और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन थर्ड में क्या था, इक्वेशन थर्ड में था एफ साइलेंट आई एन आई इज इक्वल टू कैपिटल ई, ठीक है। कैपिटल ई भी हमारा कांस्टेंट था इसलिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया और एफ साइलेंट आई ऐसे ही मैंने रहने दिया और एन आई का क्या हो गया डिफरेंशिएशन, डेल्टा एन आई, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को डिफरेंशिएट करके इक्वेशन नंबर 6 और 7 बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन नंबर, ये हमारी एक इक्वेशन नंबर 5 आ गई, ये 6 और ये 7 इक्वेशन आ गई, ठीक है। लैग्रेंजियन कंडीशन, लैग्रेंजे की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि फर्स्ट इसको हम ऐसे ही उतार देते हैं, सेकंड वाले में क्या करते हैं, अल्फा का मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड वाले में बीटा का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, उसे मतलब ऐड करके लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए समेशन ऑफ आई तीनों में था इसलिए मैंने क्या किया, कॉमन कर लिया है तीनों से समेशन ऑफ आई, फिर ब्रैकेट लगाया बड़ा, फिर यहाँ पे क्या था, इक्वेशन नंबर 5 में 1 प्लस लॉग एन आई रहने दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर, अब इक्वेशन नंबर 6 देखते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 6 में क्या है, समेशन ऑफ आई तो कॉमन हो ही चुका है हमारा और अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, मुझे अल्फा का मल्टीप्लाई करना है, डेल्टा एन आई भी तीनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इक्वेशन नंबर 5 में भी हमारा कुछ इस तरह से था, देखिए समेशन ऑफ आई हमने कॉमन कर रखा है, डेल्टा एन आई भी हम कॉमन कर ले रहे हैं, तो सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा, ठीक है। डेल्टा एन आई कॉमन हो चुका है, डेल्टा एन आई कॉमन हो चुका है, तो इक्वेशन नंबर 5 में बचेगा 1 प्लस लॉग एन आई, 6 में बचेगा कुछ नहीं सिर्फ ओनली 1 और 7 में बचेगा एफ साइलेंट आई, ठीक है, क्योंकि ये और ये तो कॉमन हो चुका है, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, देखिए 1 प्लस लॉग एन आई बचा क्योंकि समेशन ऑफ आई कॉमन हो चुका है, ये देखिए यहाँ पे डेल्टा एन आई कॉमन हो चुका है, इज इक्वल टू जीरो था, इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। 1 प्लस लॉग एन आई बचा, फिर क्या है, अल्फा का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई हुआ हमारा, डेल्टा एन आई कॉमन हो चुका है, एफ साइलेंट आई कॉमन हो चुका है, 1 था, 1 में अल्फा का मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा बचा, प्लस इसमें एफ साइलेंट आई इंटू, इसमें क्या हुआ, बीटा का मल्टीप्लाई होता है तो बीटा एफ साइलेंट आई बचा, ठीक है, ब्रैकेट बंद और डेल्टा एन आई बाहर, इज इक्वल टू जीरो। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 8। द समेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्म इज जीरो, इतने बड़े नंबर्स का समेशन क्या है, समेशन क्या है, जीरो है। विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब द कोफिशिएंट ऑफ ऑल डेल्टा एन आई मस्ट बी जीरो, डेल्टा एन आई का अगर कोफिशिएंट जीरो होगा तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा एन आई का कोफिशिएंट है ये इतना पोर्शन, इसको किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर, तो ये जीरो हो गया, ठीक है। तो इसके इतने कोफिशिएंट को हमने क्या किया, डेल्टा एन आई के कोफिशिएंट को जीरो के बराबर कर दिया, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस लॉग एन आई, अल्फा प्लस बीटा एफ साइलेंट आई मैंने ऐसे रहने दिया और यहाँ से हमने एक को क्या किया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि एन आई काफ़ी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो नंबर है मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में इसको इग्नोर कर सकते हैं, 1 कैन बी इग्नोर्ड, इसलिए हमने 1 को क्या किया, इग्नोर कर दिया। तो इतना बचा पोर्शन हमारा, ये आ गया, ठीक है। हेयर अल्फा एंड बीटा आर अनडिटर्मिनेंट मल्टीप्लायर, यहाँ पे अल्फा और बीटा हमारे क्या है, अनडिटर्मिनेंट मल्टीप्लायर हैं, ठीक है। तो देखिए एन आई इज इक्वल टू, अब हमें एन आई की वैल्यू निकालना है क्योंकि हमें मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं जो सबसे ज़्यादा जिनकी प्रोबेबिलिटी हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने में जिनकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैसे निकालेंगे, तो एन आई की वैल्यू निकालनी है तो हम सबसे पहले इसको दूसरे साइड ले जाएं, ठीक है। इसको हम ले गए इधर साइड तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा अल्फा और ये भी माइनस का हो जाएगा माइनस बीटा एफ साइलेंट आई, तो समझ लीजिए हो गया माइनस अल्फा माइनस बीटा एफ साइलेंट आई, पावर में नहीं है ऐसे ही मान लीजिए, ठीक है। फिर जब हमने लॉग को इधर करा, यहाँ पे लॉग एन आई इज इक्वल टू इतना आएगा, फिर जब लॉग इधर किया तो ई की पावर के फॉर्म में आ जाएगा, तो ई की पावर के फॉर्म में आ गया ई की पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा एफ साइलेंट आई, ठीक है। एक स्टेप मैंने नहीं लिखा हुआ है, इसको मैंने डायरेक्टली कर दिया है कि ये पहले इधर आएगा तो दोनों चीज़ें माइनस हो जाएंगी और फिर लॉग जब इधर आएगा तो वो ई की पावर के फॉर्म में हो जाएंगे, तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, देखिए इस तरह आ गया हमारा, तो ये ई की पावर माइनस अल्फा हमने ऐसे ही रहने दिया, ई की पावर माइनस बीटा एफ साइलेंट आई, ठीक है, नीचे ले गए हम, ई की पावर बीटा एफ साइलेंट आई, देखिए ये पावर हैं दोनों, ठीक है। तो हम इसे अलग अलग भी तो लिख सकते हैं कि ई की पावर माइनस अल्फा लिख दिया मैंने, इनटू लगाया ई की पावर माइनस बीटा एफ साइलेंट आई लिख दिया, ठीक है, बीटा एफ साइलेंट आई, और ई की पावर माइनस बीटा एफ साइलेंट आई को जब नीचे ले गए तो माइनस का था तो नीचे गया तो प्लस का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस अल्फा को हमने मान लिया ए,
ठीक है, और ये हमने e की पावर बीटा एप्सिलॉन i ऐसे ही रहने दिया। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है वो। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आए हमारे। ठीक है, the expression gives most probable distribution in a thermodynamic system। किसी थर्मोडाइनमिक सिस्टम के लिए ये हमारा क्या हो गया, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। बहुत ही टफ डेरिवेशन था, बट अगर आप ये अच्छे से समझ लेते हो तो इस पर बेस्ड थर्ड ईयर में, बीएससी थर्ड ईयर में इस पर बेस्ड बहुत सारे डेरिवेशंस आते हैं। जैसे फर्मी एनर्जी हो गया, तो सेम यही कंडीशंस लगती हैं, उसमें भी लैग्रेंजियन कंडीशन, कंस्ट्रेंट 2 फॉलो होती है, फिर उन्हें डिफरेंशिएट किया जाता है। तो सेम यही सारा प्रोसेस होता है, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा डेरिवेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप और भी टॉपिक्स बीएससी थर्ड ईयर के पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।